तो बच्चे मैं आपके साथ आज शुरू कर रहा हूं कैपिटल गेन्स। ओके, ये चैप्टर बहुत बढ़िया चैप्टर है, लेंथी चैप्टर है थोड़ा, जैसे सैलरी है, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी अब एकदम जब स्पीड में कराएंगे ना लंबी लंबी ड्यूरेशन की क्लास या वो, तो जल्दी पकड़ में आता है। जो चैप्टर ज़्यादा लंबा चला जाए ना वो लंबा फिर थोड़ा खिंच जाता है। ठीक है, तो इसको खींच के रखेंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके। ठीक है, हाँ, आज तो चलो बेस तो बनाते हैं। बेस तो बन गया, तो चले सर अब। ठीक है सर, हमारे जो 5 हेड होते हैं उसमें से एक हेड आपका कैपिटल गेन है। और बेटे अगर मैं आपसे बात करूं सर कैपिटल गेन के क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं जी। ठीक है, मेरे को कितने लेक्चर लगेंगे इसमें, आप ये लेके चलिए लगभग 8 लेक्चर्स मेरे को इसमें लगते हैं। बट ये हेड एक अच्छा हेड है, इसमें आपका बेस बन जाता है ना, तो बार बार वो चीज़ यूज होती है। तो जो स्टार्टिंग की 2-3 क्लास है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसी चीज़ को बार बार यूज करा जाता है। तो इसमें बेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फिर हो जाता है, हैंडल हो जाता है। जैसा कि आपको ये बात पता है कि मैं कोई भी हेड शुरू करता हूं तो मैं चार्जिंग सेक्शन की बात करता हूं। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल, सैलरी का चार्जिंग सेक्शन 15 है ना, हाउस प्रॉपर्टी का 22, अदर सोर्स का ठीक है। तो कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन है बेटा सेक्शन 45, जो कि ये बताता है कि भाई किस चीज़ को हम टैक्सेबल कर रहे हैं, तो वो सेक्शन 45 बताता है। और बड़ी सिंपल सी बात है, तुमको मैंने कैपिटल गेन बता रखा, अगर तुम किसी चीज़ को बेचते हो और अगर तुमको उससे प्रॉफिट हो जाता है तो वो प्रॉफिट कहाँ टैक्सेबल हो जाता है, कैपिटल गेन। जैसे आपका जो घर है, अगर आपने 50 लाख का खरीदा, आपने उसको 70 लाख का बेच दिया, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। घर बेचने में कोई वो थोड़ा ना होता है, अच्छी चीज होती है, ठीक है। चलिए, तो एनी प्रॉफिट्स और गेन्स, इसमें लैंड भी आ रही है। हाँ जी बिल्कुल, लैंड गोल्ड सब कुछ। एनी प्रॉफिट्स और गेन्स ऑन ट्रांसफर ऑफ, बेटे ट्रांसफर बहुत ही गहरा शब्द है, ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, सॉरी, कैपिटल एसेट बहुत ही गहरा शब्द है। एनी प्रॉफिट और गेन, प्रॉफिट और गेन भी गहरा शब्द है, प्यारा शब्द। हाँ, गहरा मीन्स डीप। Any profit or gain on transfer of capital asset is taxable under the head, एक ही लाइन में लिखना बेटा, ये जैसे मैं लिख रहा हूं, is taxable under the head capital gain, okay, in the previous year in which transfer takes place। सर ये क्या बोल रहे हो सर आप,
चलिए पहले मैं 2-3 शब्दों का पहले आपको बताता हूँ, इम्पैक्ट डालता हूँ। अगर आपने किसी भी चीज को ट्रांसफर करा, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर? आप क्या समझते हो? बेचना। लेकिन इसको हम समझेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 47, मीनिंग ऑफ ट्रांसफर। इसके साथ साथ हम लोगों को यहाँ पर सेक्शन 47 भी देखना। सर ये क्या है? छोड़ो ना, नोट्स बन रहा है बस आपके। जब तुम एंड में रिवाइज करोगे ट्रांसफर के अंदर तुम्हें 2 सेक्शन देखना। कैपिटल एसेट, सर जी कैपिटल एसेट क्या होता है? इसकी डेफिनेशन आज करेंगे 2 क्लॉज 14 में। क्या चीज कैपिटल एसेट है, क्या चीज कैपिटल एसेट नहीं। 2 क्लॉज 47। हाँ जी 47 है ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। वो आपको नहीं लिखना, सिर्फ ये लिख लो, ब्लड में चली जाएंगी तुम्हारी ये बातें। और ये जो प्रॉफिट और गेन है ना, ये कौन से सेक्शन में निकलता है? सेक्शन 40। तो मुद्दे की बात ये है, अगर तुम्हारे पास कोई कैपिटल एसेट है और अगर तुमने उसको ट्रांसफर कर दिया है और उस पर अगर तुम्हें प्रॉफिट्स हो गए हैं, तो वो कहां टैक्सेबल हो जाएगा बेटे? कैपिटल। मुझे बताइए कैसे सेक्शन याद रहे ना रहे, है याद आ जाएगा पेपर में। सर ने कुछ है करते हुए बोला था। कहने का मतलब, मेरा आपसे सवाल, अगर मैं आपको ये ग्लास भेज दूं, मान लो ये कोका कोला का ग्लास मैंने 10 रुपए का खरीदा और मैंने 10 का खरीदा और मैंने आपको 500 रुपए का बेच दिया। इतना मतलब है, मतलब थोड़ा मतलब है। कितने का खरीदेगा फिर? इतना हंस कर रहे यार। सर अब ये आपसे क्यों कर देगा? सर आपने अकाउंट पे नोट भेज दिया? अकाउंट पे नोट नहीं, पीडीएफ में कन्वर्ट कर अभी भेज दो। पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया ना? हाँ अभी भेज दूंगा क्लास में। सर आप समझिए, ये चार्जिंग सेक्शन है, ये मैं बार बार रिपीट करूंगा। कैपिटल एसेट होना चाहिए कोई चीज, यानी कि 2 क्लॉज 14 देखेंगे क्या चीज कैपिटल एसेट है क्या चीज नहीं है। ट्रांसफर होना चाहिए 247 और 47, और उसके बाद हम 48 पे प्रॉफिट निकालेंगे, तो वो कहाँ टैक्सेबल हो जाएगा? कैपिटल गेन में। मैं अब आपसे शुरू कर रहा हूँ बात इस लाइन पे। कौन से साल में टैक्सेबल होगा बेटा? जिस साल में ट्रांसफर हुआ है। मान लो मैंने तुमको अपना घर बेच दिया, ठीक है, अपना घर, ठीक है, और तेरे को बेच दिया, कितना खुश हो रहा है? 500 करोड़ का, ठीक है। मान लो, ठीक है, मान लो मैंने आपको अपना घर बेचा, और कौन से साल में बेचा? अभी अभी बेचा। कौन सा साल है अभी? 22, 23। और बेटा 22, 23 में मैंने आपको अपना घर बेचा, सारी डीड हो गई, एग्रीमेंट हो गया, आप उसमें रहने लग गए, बट आपने मेरे को पैसे नहीं दिए। आप मुझे बताइए कितना खुश हो रहा तुम? पैसे नहीं मिले तो। आप मुझे बताइए, मैंने आपको बेचा कब? 22-23 में, लेकिन आपने मुझे पैसे दिए 23-24 में। सरकार कब टैक्स लेगी? तो उन्हें लिखा हुआ मैंने, टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफर टेक्स प्लेस। इसके नीचे छोटी सी बात एक लिख देना, हम लोग एक्सेप्शंस डिस्कस करेंगे, आज नहीं करनी। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ये नहीं होगा। नहीं होगा मतलब उस साल में टैक्सेबल नहीं होगा जिस साल में आपने ट्रांसफर करा है, बल्कि उस साल में होगा जिस साल में आपको पैसे मिले। अच्छा जी, ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत? अब मैं अपना सीधा मुद्दे की बात पर आ रहा हूं। सबसे पहली डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ कैपिटल, सेक्शन 2 क्लॉज 14।
सॉरी, कैपिटल एसेट इंक्लूड्स, आपके हिसाब से सरकार क्या चाहेगी? हर चीज को कैपिटल एसेट बनाना या ना बनाना? बनाना। दे वांट कि हर चीज कैपिटल एसेट हो, जिससे आप अगर उसको बेचो और आपको अगर प्रॉफिट हो तो सरकार के पास टैक्स आ जाए। तो सरकार ने इसी चीज को सोच के पहले तो इंक्लूड्स, इसका मतलब होता है डेफिनेशन बड़ी इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव का मतलब कि ये भी है, ये भी है, डिफाइन नहीं कर रहा पूरी बात, इंक्लूसिव डेफिनेशन है। और बेटे पहला पॉइंट देखना, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। प्रॉपर्टी का मतलब घर मत सोचिए, अगर आपका बैग आपने खरीदा तो बैग आपकी प्रॉपर्टी है, समझ रहे हो? प्रॉपर्टी है मतलब पेन, रजिस्टर, ये सारी प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल, ओके, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इंटेंजिबल हो, ओके, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो ऑफिशियल, ओके। कुछ बचा जिंदगी में? मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ, अभी अभी अगर मैं ये बैग खरीद लूँ, आपके पास बैग है, मैंने आपसे खरीद लिया, आपने 500 का खरीदा, मैंने आपको 800 रुपये में मैंने आपसे वो बैग ले लिया, आपको कितने का प्रॉफिट हुआ? 300। सवाल ये है, क्या ये जो आपका बैग है, मैं गेन वेन नहीं निकाल रहा, मेरा सवाल ये है क्या बैग कैपिटल एसेट है इस डेफिनेशन हिसाब से? नहीं है। आपके घर में स्पून पड़ा है, आपने मुझे स्पून बेच दिया, मेरे को नूडल्स खानी थी, आपने कहा सर स्पून ले लो, ठीक है, ठीक है, राजमा चावल देसी आदमी में, हमारे घर में ऐसे फोक ये सब नहीं है, हाथ से खाते हैं, आपकी तरह इतने रिच बैकग्राउंड नहीं है हमारा। हाँ, स्पून से नहीं खाता दीपक, स्पून से नहीं खाता तो मुंह से नहीं खाता फिर? हाँ ठीक है, आप मुझे बताइए, आपके घर में जो स्पून है, आपके घर में जो स्पून, फोक और जो भी कुछ भी घर में कुछ भी सोच लो, एसी, टीवी, फ्रिज, गाड़ी, बैग, पेन, पेंसिल, मुझे बता दीजिए सारी की सारी आगे की नहीं आगे? इतनी बड़ी डेफिनेशन, यानी कि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी कैपिटल एसेट बन गई है पहले पॉइंट के हिसाब से। यानी कि इसका मतलब अगर मेरी दुकान एसी की है, मैं एसी का डीलर हूँ, या मैं मोमोज बेचता हूँ, हाँ, गोल्ड की दुकान है अगर, हाँ नहीं अभी नहीं, ठीक है। तो सपोज करो अगर मोमोज की शॉप है मेरी, ठीक है, और अमित आया मेरे पास और कह रहा है कि पैसे नहीं है मेरे पास पर मोमोज खाने हैं, तो मुझे बताइए, मुझे एक प्लेट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? हाँ, देनी चाहिए। जानते हो कि फाउंडेशन में बहुत अच्छे नंबर लाया है, पास, पास इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अब मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, एक मोमोज वाले भैया कह रहे हैं कि यार मैं मोमोज बेचता हूँ और वो भी तो प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड है, तो उसके ऊपर भी कैपिटल गेन लग रहा है, जो एसी बेच रहा है उससे भी लग रहा है, जो टाटा मोटर्स है वो गाड़ियाँ बेच रही है, बट एज पर दिस डेफिनेशन अभी इतने तक कैपिटल एसेट है? अभी मैंने लिखा नहीं है, इस डेफिनेशन के हिसाब से क्या है जी? हाँ तो अभी आ जाऊंगा ना उस पे। गुडविल बेच दी, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, लोगो, सारी चीजें, ठीक है। तो पहली डेफिनेशन बहुत बड़ी है, ठीक है। स्टॉक एंड ट्रेड ऑफ FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर,
सर एक बात बताओ, जब ब्रह्मांड की सारी बातें इंक्लूड्स हैं तो हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के स्टॉक की अलग क्यों बात करें? सर ये क्या होते हैं बेटे, बाहर के इन्वेस्टर होते हैं, इंडिया में शेयर खरीदते हैं, ठीक है, इनका काम ही यही होता है, अलग अलग कंट्रीज की मार्केट में खरीदते हैं, ठीक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, सर अलग से लिखने की क्या जरूरत थी, समझ जाओगे। और एक तीसरा है यूनिट्स ऑफ यूलिप। सर ये क्या है, मैं इस पे भी बिल्कुल एनालिसिस नहीं कराऊंगा क्योंकि वरना फ्लो खराब होगा, आप सिर्फ ये लिख लेना यूनिट्स ऑफ यूलिप। और ब्रैकेट में बस लिख देना अगर प्रीमियम एक्सीड करता है 2,50,000 पर annum और इन एग्रीगेट। और इस पॉइंट को बिल्कुल मत देखना, मैं सिर्फ ऊपर के 2 पॉइंट की बात करूंगा। पहला पॉइंट कह रहा था कि सारी की सारी चीजें कैपिटल एसेट, और दूसरा कह रहा था स्टॉक एंट्री, ठीक है, तो ये इंक्लूसिव, ठीक है जी। क्या मैं कह सकता हूँ इतनी डेफिनेशन आपको ये समझ आ गया? अगर मैं इस प्रोजेक्टर को बेचता हूँ, मुझे बताइए कैपिटल गेन, ये प्रोजेक्टर कैपिटल एसेट है कि नहीं है, ठीक है। अब मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ चीजों, क्योंकि मैंने इतनी भारी डेफिनेशन बना दी है, हर चीज इंक्लूड कर दिया, मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ। और एक्सक्लूजन में सबसे पहला है स्टॉक ऑफ बिजनेस और यहां पे क्लैरिफिकेशन ये है अदर देन स्टॉक इन ट्रेड ऑफ एफआईआई। काइंडली स्टॉक इन ट्रेड ऑफ एफआईआई को बाहर मत करिए, समझ रहे हो? इसका मतलब हर बिजनेसमैन जो भी चीज में डील कर रहा है उसको बाहर कर दिया सरकार ने। अब मुझे बताइए, अब मेरा सवाल है, मेरी एसी की दुकान है, मैं एसी बेच रहा हूँ, क्या एसी कैपिटल एसेट है? सर इंक्लूड्स के हिसाब से तो है, लेकिन एक्सक्लूड के अंदर पॉइंट नंबर ए में बाहर हो चुका है। अदर देन स्टॉक इन ट्रेड ऑफ एफआईआई, एफआईआई का जो स्टॉक है वो अभी भी कैपिटल एसेट है। सर अगर हमने घर में एसी लगाया, बिजनेस में इसे जो खरीद के लाया वो घर में लगा दिया, उसको 10 साल बाद यूज करने लगा, बेच दिया हमने, उससे प्रॉफिट। अगर घर में एसी लगाया फिर 10 साल में यूज, प्रॉफिट तो होगा नहीं, बहुत एक्सेप्शन केस में प्रॉफिट होगा। हाँ तो वो 10 साल होगा। अभी तू ये बता, गेन होगा लॉस होगा वो तो देख लेंगे। एसी, चलो ये सवाल है, आपके घर में एसी लगा हुआ है, इतनी डेफिनेशन है, एसी कैपिटल एसेट है कि नहीं है? ठीक है जी, स्टॉक थोड़ा, तेरे घर में जो लगा बेचता उसको, जब तू बिजनेस से उठाकर ले आया ना तो स्टॉक खत्म हो गया, समझ रहे? और वो हम करेंगे कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट और स्टॉक। ऐसे घर की चीज ऑफिस में ले गए तो क्या होता है, ये सारी बातें करेंगे, देख लेंगे वो। स्टॉक ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, ये मान सकते हैं कि अगर इंस्टीट्यूट है तो मान लो अगर यहाँ पे 1,00,000 1.5 लाख रुपए की बुक्स पड़ी है तो मैं उसको स्टॉक दिखा रहा हूँ। या जैसे डॉक्टर्स होते हैं, उनकी जो मेडिसिन भी, कई डॉक्टर्स होते हैं ना, वो मेडिसिन भी साथ में ही उसी टाइम ही देते हैं, तो उनके लिए वो भी स्टॉक हो सकता है। नहीं, और आपको इसमें कोई डिस्कशन भी नहीं है, कंक्लूडिंग पार्ट ये है स्टॉक इन ट्रेड ऑफ एफआईआई कैपिटल एसेट है कि नहीं है? सर नीचे बाहर कर तो दिया, मैंने लिख दिया ना वहाँ पे एफआईआई का स्टॉक बाहर नहीं। शेयर्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बहुत सारे मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनका काम ही यही है, तो वो जो भी परचेज करते हैं उनके लिए वो स्टॉक होता है। पर्सनल मूवेबल इफेक्ट्स, इससे क्या हुआ, आपके घर में जितनी भी चीज है वो भी बाहर हो गई। आपके घर में एसी लगा हुआ है, बाहर हो गया, गाड़ी, टीवी, फ्रिज, एसी, बैग, पेन, पेंसिल, लैपटॉप, जितनी भी चीजें आपकी पर्सनल है, एंड इफ इट इज मूवेबल, मैंने उसको बाहर कर दिया। मुझे बताइए ये अच्छी बात है कि नहीं?
क्योंकि अगर ये चीज़ ना होती तो आपके घर में जो सामान होता वो कैपिटल एसेट होता, अगर आप उसको OLX पे बेच देते तो क्योंकि आपने कैपिटल एसेट बेचा तो उसके ऊपर टैक्स लग जाता। और सरकार ने ये बहुत अच्छी बात करी कि सरकार ने इसको बाहर कर दिया। सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? आज अगर अब तुम अपनी गाड़ी, तुमने गाड़ी खरीदी और तुम गाड़ी बेच रहे हो, मान लो मैंने जो गाड़ी खरीदी मैं वो बेच रहा हूँ, मुझे बता दीजिए क्या वो कैपिटल एसेट है? नहीं है। तो जो कैपिटल गेन होंगे उसमें मेरे को टैक्स देना है? नहीं। तो मैं बच गया ना सर। पर एक सवाल, कैपिटल गेन होंगे क्या उसमें? तुम्हारे घर में कोई ऐसा सामान पड़ा है जो तुम जितने का खरीदा उससे ज्यादा पे बेच दो? सोना पड़ा है ना? कितना बड़ा है घर में? घर में अगर आपके पास AC, TV, फ्रिज, कार ये सब है, इन सब आपको लॉस है भाई साहब। और अगर इसको मैं कैपिटल एसेट बोलता और अगर तुम इसको बेच देते तो तुम्हारी जिंदगी में लॉस आ जाता और तुम उस लॉस को किसी ना किसी इनकम से सेट ऑफ कर देते और तुमको फायदा हो जाता और सरकार आपका फायदा बिल्कुल नहीं चाहती। आ जाओ उस पे फायदा होगा, गोल्ड पे फायदा होगा। तो यहां पर सरकार ने लिखा हुआ है अदर देन। नहीं, कार, आपके घर में जो कार है दैट्स पर्सनल मूवेबल एसेट। समझ रहे हो? यानी कि अगर मैं तुम्हें बोलूं, अगर मान लो ये रिंग में बेचने निकलो, कार में जनरली लॉस ही होता है। कौन सी गाड़ी? आई एम रेडी टू बुक द प्रॉफिट। मैंने 13 लाख की खरीदी थी। आप नहीं कर लेते हैं ऐसा, प्रैक्टिकली कर लेते हैं। आप ऐसा करो 16 लाख की खरीदो मेरे से। मैंने 13 लाख की खरीदी थी। टैक्स में ऐसे नहीं होता। टैक्स में तूने कितने में खरीदा, टैक्स के अंदर डेप्रिसिएशन नहीं होती कि वो जो प्रॉफिट तुम अकाउंट्स में निकालते हो ना, वैसे नहीं है। मेरी खरीद कितने की है और बेच कितने की। तो ये कैप्चर नहीं है। बाय चांस मुझे कहीं से मिल रही थी और 50 लाख रुपए का है तो वो पर्सनल मूवेबल इफेक्ट्स में ही आएगा और टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जिन चीज़ों पर आपको जनरली गेन होता है, जैसे कि ज्वेलरी, सिल्वर इसमें इंक्लूड, सिल्वर कहीं हो सकता है नोटिफिकेशन के थ्रू, बट स्पेसिफिक नाम से नहीं है। वैसे होगा, सिल्वर की भी तो वैल्यू बढ़ती है ना। हाँ, हो सकता है, हो सकता है, स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ। ठीक है, बट नोटिफिकेशन में ज्वेलरी के अंदर कौन कौन से वो ऑर्नामेंट्स आ जाए। जैसे तुम्हें पता है, जैसे आज के टाइम पर बहुत सारे वो मेटल्स भी होते हैं जो कि महंगे महंगे बिकते हैं। तुमने वो देखे, कौन सा आउटलेट है, स्वरोस्की, सुना है? वो प्रेशियस मेटल्स होते हैं वो। ठीक है, उसकी इतनी वैल्यू पता नहीं होती है नहीं होती, पर मतलब वो भी इसके अंदर नोटिफिकेशन के थ्रू आए होते हैं कि वो बढ़ रही है या कुछ है। होता है वो टाइटेनियम का। तो ठीक है, और बताइए किस चीज में वैल्यू बढ़ती है? ज्वेलरी। एक हो गई बेटा पेंटिंग्स। जो पेंटिंग आप देखते हो ना बेटा, मैं बनाता हूँ, अगर वो मैं बेचने निकलूं तो करोड़ों रुपए कमा सकता हूँ। ठीक है, पेंटिंग्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, आर्कियोलॉजिकल ड्राइंग्स होता है, नहीं आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन ही है, फिर एक ड्राइंग्स होता है। आपको याद है अदर सोर्स के अंदर मैंने वो पॉइंट लिखवाए थे, वो सारे यही। ठीक है, बुलियन, हाँ, स्कल्पचर्स, वर्क ऑफ आर्ट। सरकार इतनी तेज है बेटा, इसका मतलब आपके घर में जो गोल्ड पड़ा है ना, अगर आप उसको ज्वेलर को देने जाओ, जैसे सपोज करो मेरा
शादी कब हुआ था? मेरी शादी हुई थी मेरी हुई थी शादी 19 जनवरी। डेट तो याद है, मंथ भी याद है। 2015 में हुई थी शायद से। ठीक है, इस टाइम पे ना जैसे होता है ना शादी में गोल्ड परचेज करते हैं, तो इस टाइम पे गोल्ड, अभी क्या रेट है गोल्ड का? 50,000। इस टाइम पे पता है कितना था? 23,000 पर 10 ग्राम्स। समझ रहे हो? यानी कि जैसे ये ना मेरे को एंगेजमेंट पे मैडम ने दी थी, मैडम ने बोला पेरेंट्स ने ये रिंग, तो मान लो अगर ये 1 लाख रुपए का मान लो ये कड़ा है, ठीक है, मुझे नहीं पता कितने का है, मान के चलते 1 लाख रुपए का। उस टाइम पे जब मिला था पता नहीं, वो पता लगे 10-20 हजार का दे दियो मेरे को, ठीक है। तो 1 लाख रुपए का शेयर्स नहीं, अभी उस पर अभी रुको, वैसे इस उसके अंदर नहीं आता, डेफिनेशन में नहीं आता, ठीक है। 23,000 और अभी कितने का है बेटा? आप मुझे बताइए, अगर मैं इसको भी बेचने निकलूं कितने रुपए का बिक जाएगा? 2 लाख का बिक जाएगा। इसे गोल्ड में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको मैं सजेस्ट करूंगा। देखो मेरा क्या होता है कि मैं जब भी जागृति मैम को कुछ गिफ्ट देना होता है ना, करवा चौथ हो गया, बर्थडे, एनिवर्सरी, मैंने बहुत अच्छा करा कि बचपन से ही मैडम को ना गोल्ड दिया। नहीं, थोड़ा बचपन मतलब जब थोड़ा बहुत कमाना स्टार्ट कर दिया था तब से, ठीक है। तो मैंने ना मतलब ये बहुत अच्छी, मतलब अगर मैंने कोई सही स्ट्रैटेजी लिया ना तो वो ये लिया है। जैसे मैम का क्या होता है कि मैकबुक है, ये है, ठीक है, वो ये मुझे गिफ्ट करती है, पर मैं जब भी मैम को गिफ्ट करता हूँ ना, मैं गोल्ड ही गिफ्ट करता हूँ, मतलब एकदम। हाँ जी, बिस्किट तो चाय वाले कह रही हो? मैंने कभी बिस्किट नहीं, मैं खाने वाले खरीदे हमेशा, हाइड एंड सीक, पार्ले जी, ठीक है। तो आप ये लगा लो कि जैसे ना 23,000 का है, ऐसे ना करके मतलब गोल्ड 1 लाख का ऐसे लिया, ठीक है। आज कितने का हो गया ये? 2 लाख का। अगर आज मैं इसको बेचूं तो मेरा आपसे सवाल है, ये जो ज्वेलरी है ये कैपिटल एसेट है कि नहीं है? है। ये जानबूझ के बाकी बच्चों को गलत बताना चाह रहे, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं अभी जाते टाइम ये कड़ा बेच दूं, मैंने कहा चलो प्रॉफिट कमाते हैं, कैपिटल गेन पढ़ा रहा हूँ, कैपिटल गेन बुक करते हैं, ठीक है। तो मुझे बताइए, क्या ये ज्वेलरी कैपिटल एसेट है? जब मैं बेच दूंगा ट्रांसफर है, तो जो भी कैपिटल गेन आएंगे ना कैसे निकलेंगे वो बाद में देख लेंगे। 1 लाख रुपए आपका टैक्सेबल हो जाएगा किस साल में, जो अभी, समझ रहे हो? तो बेसिकली सरकार को बहुत अच्छे से पता है कि आपके घर में कौन सी चीज़ें जिस पर आपको गेन हो सकता है, उसने वो लिख दिया कि ये सारी चीज़ें पर्सनल मूवेबल इफेक्ट्स में नहीं आ रही हैं अदर देन दिस, और बाकी चीज़ों को पर्सनल मूवेबल इफेक्ट बोल दिया। यानी कि आपके एसी, टीवी, फ्रिज, जिसको अगर तुम बेचते तुमको लॉस होता और तुम लॉस बुक करते, सरकार ने बहुत ही ज़्यादा चालाकी चली। वर्क ऑफ आर्ट होता है मैडम, वही आर्कियोलॉजिकल जैसा ही होता है। नहीं, वर्क ऑफ आर्ट को बोलना है, वर्क ऑफ आर्ट तो मैडम जो ड्राइंग में बनाते हैं वो, दैट इज वर्क ऑफ आर्ट। आगे सुनिए,
अब तुमको अपने आसपास चीजें पता लग रही है ना, क्या कैपिटल एसेट है और क्या नहीं है। एंटीक की आर्कियोलॉजिकल हिस्टोरिकल चीजें, एंटीक चीजें। मेरा आपसे एक सवाल है, अब आपको डेफिनेशन काफी हद तक क्लियर है। मेरा आपसे सवाल है, अगर मैं ये चेयर बेच दूं, ये कैपिटल एसेट है कि नहीं है? ध्यान से सुन लो। इंक्लूड्स पार्ट में है, इंक्लूड्स पार्ट में क्या मैंने एक्सक्लूड करा है? आपको क्या लग रहा है स्टॉक है ये? मतलब तुम यहाँ से जा रहे होगे, मैम पूछेंगे क्लास कैसी रही, फिर वो पूछेंगी चेयर कैसी थी जिस पर तुम बैठे थे, तुमने कहा अच्छी थी, तो भेज देंगे तुमको चेयर। हम लोग चेयर में भी डील करते हैं क्या? ठीक है, तो भाई साहब हम डीलर थोड़ा ना है। अब उस चीज से सोच के बताइए, फर्नीचर जो है कैपिटल एसेट है कि नहीं है? और जो घर में सोफा लगा हुआ है वो नहीं है, क्योंकि वो पर्सनल मूवेबल इफेक्ट्स में बाहर। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, मैंने आपको एग्रीकल्चर इनकम करा रखा है। अच्छा, एक और सवाल, क्या हुआ? पॉइंट नंबर सी। मेरा आपसे एक सवाल, आप जिस घर में रह रहे हो, जिस घर में आप अभी जाते हो, कैपिटल एसेट है? इंक्लूड्स पार्ट में है वो, पर मैंने बाहर करा उसको नहीं करा। क्लियर है आपको? अगर आप अपना घर को बेचोगे तो कैपिटल गेन लगते हैं। रूरल एग्रीकल्चर लैंड, सर हमारे पास एक एग्रीकल्चर लैंड है, एक होता है रूरल एग्रीकल्चर इनकम करा हुआ आपने, जिन बच्चों ने करा हुआ, नहीं भी करा हो तो कोई दिक्कत नहीं। एग्रीकल्चर लैंड होता है जिसपे आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हो, अगर वो रूरल एरिया में है तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन में है तो। मेरा आपसे सवाल, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट है या नहीं है? रूरल एग्रीकल्चर लैंड, इसके ऊपर कुछ पॉइंट भी लिखवा दूंगा मैं, इतना ही अभी समझना आपने। चलो मैं पहले लिखवा देता हूं नीचे। नहीं अभी इसको मत लिखना चाहे, मतलब 5 मिनट बाद लिख लेना। एग्रीकल्चर लैंड 2 तरीके का होता है बेटा। हाँ लिखना ही होगा, ये फेयर वर्क है, दे दूंगा टाइम, इसको लिख लेना। गवर्नमेंट प्रमोट करती है रूरल एग्रीकल्चर लैंड, और वो भी रूरल एरिया में टैक्स कम लगाना चाहती है कि आप प्रमोट करती है, आप वही खरीदो, उसमें फायदे हैं इसलिए। ठीक है, अब आप समझना, एग्रीकल्चर लैंड या तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड होता है, अभी आ जाऊंगा उस पर, या फिर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। रूरल एग्रीकल्चर लैंड इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट, ये कैपिटल एसेट ही नहीं है। और अगर ये कैपिटल एसेट ही नहीं है, देयरफॉर नो कैपिटल गेन्स। भाई जो चीज कैपिटल एसेट ही नहीं है उस पर कैपिटल गेन लगेगा क्या? कैपिटल एसेट में तो क्या है? तू सो जा। नॉर्मल कुछ टैक्स की लैंग्वेज में इसको मैं कोई वो नहीं दे सकता, पर अगर तेरे पास एक रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, तूने 1 करोड़ का खरीदा था, तूने 3 करोड़ का बेच दिया, तेरे को 2 करोड़ का फायदा है, उस पर कोई टैक्स नहीं। नहीं इट इज नॉट अ, ठीक है बात कंक्लूडिंग तो यही होगी, इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट। पेपर में आपको ये नहीं बोलना इट इज अ कैपिटल एसेट बट इट इज एक्सक्लूडेड, समझ रहे हो? हाँ मैडम डेफिनेशन से जा रहे हैं 2/14 से। ठीक है, कहाँ है, क्यों है, किसके हिसाब से?
तो मैंने बाहर कर दिया ना इसको डेफिनेशन से, रूरल एग्रीकल्चर लैंड को बाहर कर दिया मैंने डेफिनेशन से, बाहर हो गया। अब आपकी मर्जी चलानी है तो चला लो, इससे ज्यादा तो क्या हो सकता है। हाँ बोल, डरा रही है एकदम। हाँ तू बोल तू। हाँ बोल। बिजनेस करना शुरू कर चुके हैं आप, उसके बाद बेच रहे हैं, उसका प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या करोगे? क्या लोगे? कैपिटल एसेट लोगे नहीं लोगे? बिजनेस तो करे ना करे उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है, दो बातें। चलो अब आपने जो बोला है, मेरे पास एक रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है, वहाँ पर मैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रहा हूँ, मेरे को उधर से कमा रहा हूँ, मैं वहाँ पे आलू उगा रहा हूँ, बेचता हूँ, पैसा आ रहा है, दैट इज एग्रीकल्चरल इनकम। याद करो हमने एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन करी थी, सेक्शन डेफिनेशन बताओ। एग्रीकल्चरल इनकम की डेफिनेशन जो बता देगा ना, उसको 2 किलो आलू दे दूंगा, घर लेके जा। सेक्शन 2 क्लॉज 1A, मेरे पास एक एग्रीकल्चरल लैंड है, मैं उस पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी करता हूँ, वो इनकम एग्रीकल्चर इनकम होती है। उस लैंड को जब मैं बेच देता हूँ तो मेरा सवाल है कि भाई मैंने उसको बेच दिया, मेरे पास पैसे आ गए, कुछ टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा, बिकॉज इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट। क्लियर है? जो घर है, घर का सोफा नहीं है कैपिटल एसेट, दैट्स पर्सनल मूवेबल इफेक्ट। क्या पूछ रहा है ये सर, हम कैपिटल एसेट है कि नहीं है? रैम अच्छा बकरी होती है, जो भी होता है छोड़ना। अगर जो गांव वाला वो है वो अर्बन बन जाता है तो वो अर्बन लैंड बन जाएगा। जब था तब परचेज करा था, हाँ। फिर अर्बन हो गया तो अर्बन है। तो एग्रीकल्चर लैंड जो है रूरल है तो वो कैपिटल एसेट ही नहीं होता, तो कोई भी कैपिटल गेन नहीं है। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेटा क्या कैपिटल एसेट होता है? क्या चीज? एक बार सुन लो भाई, ये पॉइंट आ जाएंगे पेपर में। मैंने ना लैम बोला भी नहीं था, मैंने रैम बोला था। हाँ क्या बोल रहे हो? कैपिटल एसेट अर्बन एग्रीकल्चर लैंड क्या कैपिटल एसेट होता है? यस, इट इज अ कैपिटल एसेट। पहली बात, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड ना दो तरीके से बेचे जाते हैं। हो सकता है कि कंपलसरी एक्विजिशन हो जाए, कई बार ना सरकार स्कीम्स लाती है कि एग्रीकल्चर लैंड को हमने जब्त कर लिया, सो इट इज अ केस ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन। तो बेसिकली होता क्या है, इसके ऊपर मैं पॉइंट डिस्कस करूंगा, ये एक छोटे से आपके नोट्स बन रहा है। तो जो भी कैपिटल गेन्स होंगे विल बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1047। आपको बिल्कुल लेना देना नहीं है ये क्या लिख रहा हूं। आप सिर्फ ये समझो, अगर मेरे पास एक अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है और अगर वो कंपलसरी एक्विजिशन हो जाती है तो उस पर कैपिटल गेन सारे के सारे एग्जेम्प्ट है, जब्त हो जाना। हाँ, थोड़ा बहुत अदर सोर्स में कंपलसरी एक्विजिशन होता वही था कि मेट्रो बन रही है, उसको वो एरिया चाहिए, उसने जब्त कर लिया। और अदरवाइज बोले तो मान लो छतरपुर में मेरा एग्रीकल्चर लैंड है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, अगर मैं उसको बेचूंगा तो भैया जो भी कैपिटल गेन लगेंगे
विल बी टैक्स। बताइए, क्लियर है? तो ये मुद्दे की बात बस ये थी कि रूरल एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट नहीं है, अर्बन होता है। और अर्बन में दो तरीके हम देखेंगे जब एकदम एंड तक पहुंचेंगे, दोनों केसेस में कैसे होता है देखेंगे। पॉइंट नंबर डी, मेरा आपसे एक सवाल है, तुम्हारे हिसाब से जब तुम गोल्ड परचेज कर लेते हो तो गोल्ड को कहाँ रखते हो? घर में? लॉकर? ज्यादा होता तो लॉकर है, लॉकर में। अच्छा, लॉकर से अगर चोरी हो जाए तो मिल जाता है? अच्छा, कितने बच्चे घर में रखते हैं? जैन आपने तो बता दिया घर में। एड्रेस क्या है मैडम? ठीक है, देखो कोई बच्चा मतलब लॉकर में रखते हो, घर में रखते हो? थोड़ा बहुत घर में। सर घर में लॉकर मैं तो सब बच्चे, मेरा तो मेरे पास तो है ही नहीं कुछ भी, जो है पहन के घूम रहा हूँ मैं तो। और कुछ नहीं। सर ये भी हमें दे दो क्या? ठीक है, अमित ने तो नेकलेस पहना हुआ है गोल्ड का। ठीक है, आइए, मेरा एक सवाल है, आपको ये पता है कि लॉकर सिस्टम होता है? मेरा आपसे सवाल है, अगर बैंक में चोरी हो जाए और लॉकर भी में से भी चोरी हो जाए तो आपका जो गोल्ड है वो आपको मिलेगा? हाँ? अच्छा, आपने जितने का भी गोल्ड लॉकर में रखा है क्या वो बैंक को पता है? नहीं पता होता, नहीं पता होना चाहिए। वो अनअकाउंटेड है, वो किसी बुक्स में कहीं भी नहीं रखा हुआ। आप आज जितना मर्जी गोल्ड लेके लॉकर में रख दो, क्या किसी को पता है? नहीं पता। अगर वो चोरी हो गया तो कोई क्लेम नहीं है, लेकिन जब इनकम टैक्स की रेड बढ़ती है ना तो लॉकर खुलता है। अगर मान लो आपके ऊपर इनकम टैक्स की रेड हुई तो आपके जितने भी बैंक अकाउंट है वो फ्रीज हो जाते हैं, जितने भी लॉकर है वो सारे खुलते हैं। समझ रहे हो? तो लेकिन लॉकर से अगर चोरी हो गया तो गया भाई, ठीक है। लेकिन आपके हिसाब से व्हेन यू पुट दैट ज्वेलरी इन लॉकर, आपके हिसाब से वो इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहा है या वो डेड हो गया? डेड। अगर आप कोई चीज खरीद के, अगर मान लो मैं घर खरीदता हूं और अगर मैं उसको किराए पे ही नहीं देता, क्या मैं कह सकता हूं मैं उससे फर्दर पैसा जनरेट नहीं कर रहा, तो इकोनॉमी के लिए लॉस है वो चीज? तो आप मुझे बताइए, हम लोग इंडियंस का क्या कल्चर होता है कि हम लोग शादी पे बहुत ज़्यादा गोल्ड एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, और पहनने का भी शौक होता है, लेडीज को बहुत ज़्यादा शौक होता है, ठीक है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, क्या गवर्नमेंट को जब आप गोल्ड परचेज करते हो और उसको लॉकर में रख देते हो, गवर्नमेंट चाहती है कि वो लॉकर में रहे या वो सर्कुलेशन में आना चाहिए? सर्कुलेशन। तो गवर्नमेंट ने ना ऐसे ना बहुत सारे बॉन्ड्स इशू करती है गवर्नमेंट गोल्ड के, उसको बोला जाता है गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स। इसका क्या मतलब होता है समझना, आपके पास जितना भी गोल्ड पड़ा है आप वो सारा का सारा गोल्ड सरकार को दे दो। कोई देगा सरकार को? नहीं देगा। फर्स्ट इंस्टेंस सरकार कहती है कि आपके पास जो भी गोल्ड है आप वो गवर्नमेंट को दे दो, गवर्नमेंट इन रिटर्न आपको 2% पर एनम उसके ऊपर इंटरेस्ट देगी। अभी तुम्हारा गोल्ड जो लॉकर में पड़ा है, क्या वो कुछ इंटरेस्ट जनरेट कर रहा है? नहीं कर रहा। एप्रिशिएट होगा तो गवर्नमेंट भी कर देगी उसको एप्रिशिएट। लेकिन आपके गोल्ड का पता है क्या करती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट उस गोल्ड को मेल्ट कर देती है। इंडियन कल्चर में क्या होता है, उसके साथ इमोशंस होते हैं, ये कड़ा मेरे को यहाँ दिया है, ये मेरी मम्मी ने दिया है, ये चेन मेरे को इधर मिली, ऐसा ही होता है ना। तो बेसिकली सरकार क्या चाहती है कि आप ना अपना गोल्ड
सरकार को दे दो, गवर्नमेंट उसको कहीं आगे किसी को पहनने को नहीं दे रही, वो मेल्ट कर देगी गोल्ड। और उसकी जगह आपको क्या दे देगी, एक बॉन्ड दे देगी, उस पर लिखा होगा कि तुमने 10 ग्राम आज के दिन दिया, कितने रुपए की वैल्यू है, 50। अगर तुम अगले साल आते हो और अगर 10 ग्राम की वैल्यू 70,000 है, तो मैं तुम्हें गोल्ड नहीं दे रहा, मैं तुम्हें 70,000 रुपए दे दूंगा। तो कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो रहा है, समझ रहे हो? गोल्ड तुम्हारा आइडेंटिटी लूज कर चुका है, तुमको एक पेपर दे दूंगा दैट आई हैव रिसीव्ड 10 ग्राम्स ऑन दिस डेट, इस दिन गोल्ड की वैल्यू ये थी, आप जब चाहे आप मेरे पास आओ, उसका पैसा लेना आप लो। आप बोलोगे मेरे को वो मेरी वाली ज्वेलरी दे दो, वो मेल्ट हो चुकी है जी। सर ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट एप्रिसिएशन वैल्यू पर नहीं मिलती? ये इंटरेस्ट तूने 50,000 रुपए दिया, 2% तेरे को हर साल मिलेगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है आगे फर्दर कैसे होएगा, लेकिन 2% ब्याज तेरे को दे रहा हूँ। सर अगर वो वैल्यू एप्रिशिएट करेगी तो उस पे तो एप्रिसिएशन पे भी हो सकता है। सर ये कितने टाइम तक का बॉन्ड है? ये डिपेंड करता है, ये आपको गोल्ड डिपॉजिट स्कीम देखनी पड़ेगी, ठीक है। और दूसरी बात, अगर तुम ज्वेलरी बेचते हो तो तुम्हारे ऊपर कैपिटल गेन लगता है, और गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड को मैं क्या बोल रहा हूँ, इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट। तो सरकार आप देख रहे हो कितना बेनिफिट दे रही है आपको। सरकार आपको कह रही है कि भाई तेरा गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड 50,000 का था ना जब आया था मेरे पास, आज अगर 5 लाख का भी हो जाए ना, तू बेचेगा, फायदा कितने का, 4.5 लाख का, कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा उस पर। और यही अगर तुमने ज्वेलरी फॉर्म में पढ़ा होता तो कैपिटल गेन भी होता, 2% ब्याज भी नहीं मिल रहा होता। तो मुझे बताइए गवर्नमेंट स्कीम बढ़िया दे रही है नहीं दे रही? ये बात आप अपने घर में समझा सकते हो? मैंने भी कोशिश करी थी समझाने की। पर सर वो वापस उस फॉर्म में मिल नहीं पाएगी। उस फॉर्म में नहीं मिल पाएगी। और इंडियंस का क्या होता है, ज्वेलरी एक इमोशंस होते हैं। जैसे मैं जागृति मैम को बहुत बोलता हूँ कि सारी ज्वेलरी बेच देते हैं, मेरे को ना, हाँ मेरे को ना मतलब लोन लेना अच्छा नहीं लगता। अगर घर खरीदना है ना तो मेरा बहुत सिंपल फंड है, अगर जागृति मैम एक बार हाँ बोल देना तो मेरा क्या फंड है कि सारी की सारी ज्वेलरी बेच दो और उससे एक घर बनाओ। और मैं जागृति मैम को ये भी कह रहा हूँ कि आपके नाम पे ले लेंगे घर। सर कुछ कह रहा है और बहुत सीरियस है। कह रहा है कि अगर कोई आपसे आपका कपड़ा छीन ले तो लड़कियों गहना सभी के लिए क्या वो? सर ये बात ये खुद फील कर सकते इसलिए बोल रहा जैसे मुझे बताओ, जैसे कोई भी मतलब मैं जानना चाहता हूँ, जैसे अगर मेरे को बोलोगे ना कि मेरे को ये रिंग बेचनी है, ये 1-2 चीजें जो भी है, तो मैं तो रेडी हूँ बेचने को, पर लड़कियां बेचने को रेडी होती है? हाँ? हाँ? मतलब मैं जानना चाहता हूँ, लड़कों तुम्हारे पास कुछ है तुम बेच दोगे? मतलब तेरी सासू माँ ने तेरे को दिया है गिफ्ट, अब सोच रहा है कह रहा सासू माँ मेरे को बेच देगी? हाँ, डिपेंड करता है, अच्छी सासू माँ एकदम। तू खुद वो दीपक जैसी है। ठीक है, लेकिन मैं मतलब जानना चाहता हूँ कि अगर आपको ऑप्शन मिले, आपके पास मान लो 50 लाख का गोल्ड है और आज उसकी वैल्यू 1 करोड़ है, इसका मतलब ये मत सोच लेना मेरे पास 50 लाख का गोल्ड है। मैं जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ आइडियोलॉजी, थॉट प्रोसेस क्या है। तुम्हारे पास 50 लाख का गोल्ड है और उसकी 1 करोड़ वैल्यू मिल रही है, बेचोगे? घर मतलब मैं उसको एसेट कन्वर्जन कह रहा हूँ, मतलब मैं ऑब्वियसली मैं एसेट की फॉर्म ही तो चेंज कर रहा हूँ, उससे मैं घर खरीदूंगा 1 करोड़ का। हाँ, इफ इट इज मोर, आप बेचने को तैयार हो?
सही है, बेच दोगे मतलब है। Depreciation is more than why not? एप्रिसिएशन आप फ्यूचर का थोड़ा ना प्रिडिक्ट कर सकते हो। मतलब सर जब अभी पता है हमें कि अब आगे जाके थोड़ा डाउनफॉल आने वाला है, we at least know that. अगर आगे जाके थोड़ा प्रेडिक्टेबल तो होता ही है ना। बट वो अगर गोल्ड तुम्हारे मम्मी पापा ने दिया तो obviously क्या, obviously I don't अब हाँ ये जाग गया दोबारा। हाँ तेरे को पेरेंट्स ने 20 लाख का गोल्ड दिया, 10 साल बाद वो 1 करोड़ का हो गया। पेरेंट्स कह रहे हो नहीं कोई बेच दूंगा दोबारा 1 करोड़ दे दो, गोल्ड कर क्या कर, हाँ बेच देगा, नहीं बेचेगा। ठीक है, तो मैंने भी घर में 1-2 बार ऐसे ही बोला था मैम को कि बहुत सही चीज है मतलब, लेकिन मैम मानी नहीं। ठीक है, तो गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड भी बच्चे आपके क्या होता है, कैपिटल एसेट नहीं होते हैं। तो आपकी सारी की सारी डेफिनेशन कैपिटल एसेट की क्लियर है। अब अगर आपको सारी की सारी डेफिनेशन क्लियर है, इसमें ना 1-2 बॉन्ड्स का नाम और होगा, वो जब मॉड्यूल देखेंगे तो देख लेंगे, सारी चीजें हो चुकी हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, एक बार सुन लो। आपको पूरा का पूरा डेफिनेशन क्लियर है, मेरा आपसे सवाल है, मैं ये प्रोजेक्टर बेच रहा हूँ, कैपिटल एसेट है या नहीं है ये बताओ। आपको कैसे एनालाइज करना है, क्या ये इंक्लूड्स पार्ट में है, कौन से पॉइंट में है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, क्या उसको मैंने बाहर करा कहीं भी, नहीं करा, तो कैपिटल एसेट है। समझ रहे हो, आपके घर में जो गोल्ड है इंक्लूड्स में है, क्या वो एक्सक्लूड में बाहर हुआ है, नहीं हुआ बाहर, वो बाहर हुआ था फिर दोबारा जुड़ गया उसके अंदर। समझ रहे हो मेरा आपसे सवाल। आपके घर में सोफा लगा हुआ है गोल्ड का, गोल्ड इंक्लूड्स पार्ट में है, एक्सक्लूड में पहले मैंने क्या लिखा है, पर्सनल मूवमेंट, तो बाहर हो गया, लेकिन अदर देन लिखा है, तो ये चीजें तो दोबारा जुड़ गई ना, तो कैपिटल एसेट बन गया। आपके घर में सोफा है और उस सोफे में ना गोल्ड के वो लगे हुए हैं, जैसे बटन्स होता है ना, समझ रहे हो, वो ऐसे करके वो जो डिजाइन होता है, समझ गए। अब वो सोफा या गोल्ड, सोफा ही है अभी। आर्टिस्टिक काम, जो आर्टिस्टिक काम, ये वर्कआउट लिखा होगा वो उसको लिखे, जैसे सपोज हाँ मैम आर्टिस्ट का ही वर्क है, वो अलग अलग कैटेगरीज होती है, उसमें ऐसा नहीं होता कि किसमें सोफे के ऊपर जो वो लगाया वो तो ऐसे ही लगा लो, आप घर जाके लगा लो। आप चलो ये एग्जांपल ले लो, मान लो जो शर्ट है उसमें जो बटन्स है वो गोल्ड के हैं, तो आप मुझे बताइए जो शर्ट है वो कैपिटल एसेट है या नहीं है। आप ऐसे थोड़ा ना बोल सकते हो कि भाई मैंने शर्ट बेची है और मैं बोलूँ ये पर्सनल मूवेबल इफेक्ट हो, भाई गोल्ड लगा दिया इसमें, यार शर्ट से कम तो नहीं होगी ना, गोल्ड की वैल्यू कितनी कम, बिल्कुल हाँ, तो दैट्स अ कैपिटल एसेट। ज्वेलरी में ही आ गए, क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग मान लो मैं अपने घर का फ्रिज बेच रहा हूँ, लेकिन फ्रिज के अंदर मैंने कुछ गोल्ड प्लेटेड कुछ कर दिया और मैं बोल रहा हूँ मैं तो फ्रिज बेचा, ऐसे थोड़ा ना होता भाई। नहीं है सर, ऐसी सर कह रहे ज्वेलरी में वो बच्चों वाली ज्वेलरी क्या ठीक है, आइए सर न्यू टॉपिक नेक्स्ट क्लास। हां सर ये सेम टॉपिक है, एक दो चीजें लिख लो बस, ठीक है।
कहाँ थक गए क्या? बस अभी अभी जो तुम सीख रहे हो ना बेटा वो डेवलपमेंट है। एक मेरा डाउट है सर। हाँ सिल्वर के जो बर्तन होते हैं, सिल्वर के तो उसमें कुछ लोग खाते हैं, तो वो पर्सनल इफेक्ट भी आता है। बट वो ज्वेलरी की कैटेगरी में सिल्वर ऑर्नामेंट्स उसमें आ जाएगा। अगर तू उसको बेचता है तो वो तो ये क्या है, कैपिटल एसेट समझ रहे? आइए बच्चे, कैपिटल एसेट ना दो तरीके के होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है 242A में, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है 229। डेफिनेशन है ये। जो मैं लिखवा रहा हूँ यार, ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। सर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट क्या होता है? देखो बेटा, शॉर्ट इसको लिखता हूं शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, और ये क्या होता है जी? लॉन्ग टर्म कैपिटल। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट वो एसेट होता है जो एसेट में अप टू 36 मंथ्स तक ही होल्ड कराना है। मेरे कहने का मतलब है, मैंने ज्वेलरी खरीदी कल और मैंने 10 दिन बाद बेच दी, तो ये मेरा कैपिटल एसेट है, ये तो मुझे पता है। ये शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है? शॉर्ट टर्म। क्यों? क्योंकि मैंने कितने दिन तक होल्ड करा? 10 दिन। इसको बोला जाता है पीरियड ऑफ होल्डिंग। पीरियड ऑफ होल्डिंग होता है आपने एक एसेट को कितने टाइम तक होल्ड करा। इफ पीरियड ऑफ होल्डिंग इज अप टू 36 मंथ्स तो वो शॉर्ट टर्म है, एंड पीरियड ऑफ होल्डिंग इज मोर देन 36 मंथ्स तो लॉन्ग टर्म। कहानी और आगे बढ़ती जाएगी, लिखते हैं। इफ पीरियड ऑफ होल्डिंग if period of holding of capital asset is up to 36 months और इसको नॉट मोर देन 36 मंथ्स भी बोल सकते हैं, नॉट मोर देन 36 मंथ्स। immediately preceding the date of transfer। यानी कि जब मैंने बेचा है ना, अगर मैंने आज बेचा है, मैं आज के दिन से नहीं देख रहा हूं, आज के दिन से कल से देख रहा हूं, मैं निकालना सिखा दूंगा आपको। इमीडिएटली प्रीसीडिंग, बड़ा रेलिवेंट पॉइंट है, मतलब एकदम एग्जैक्ट है। इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर। इफ आई एम ट्रांसफरिंग यू टुडे तो आज का दिन काउंट नहीं हो रहा, मुझे कल के दिन से वो देखना है वो कितना पीरियड ऑफ होल्डिंग बना, कर लेंगे उसको। पैसे से कुछ नहीं होता, ट्रांसफर से होता। अच्छा आगे लिखिए। इन दी फॉलोइंग कैपिटल एसेट्स, मैं कुछ कैपिटल एसेट्स का नाम लिख रहा हूं। 36 months will be replaced by 12 months। ओके, यानी कि कुछ एसेट्स का क्राइटेरिया 36 मंथ्स नहीं है, 12 महीना है। सिक्योरिटी अदर देन यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब होता है म्यूचुअल फंड के यूनिट, तो कहीं आप सिक्योरिटी को म्यूचुअल फंड के यूनिट्स भी ना समझ लो, एकदम वर्ड टू वर्ड लिख रहा हूं मैं, बेयर एक्ट में जो लिखा।
अदर देन आपको एकदम ऐसे याद होना चाहिए, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एक एक वर्ड याद, मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए जो बोल रहा हूँ. अदर देन यूनिट, सॉरी, लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, बेसिकली लिस्टेड सिक्योरिटीज की बात कर रहा हूँ. सिक्योरिटी बोले तो शेयर है, बिल्कुल है जी. डिबेंचर है, बिल्कुल है जी. RSE, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. म्यूचुअल फंड, तो पहले केस में यूनिट्स नहीं आया. यूनिट्स म्यूचुअल फंड है. हाँ जी, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड या फिर यूनिट्स ऑफ UTI. UTI इंडिया में सबसे पहला म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन UTI की थी. आपको ज्यादा इसमें कुछ याद, कोई हिस्ट्री नहीं जानना. यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड लिखवा देता हूं यहाँ पर. यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इक्विटी ओरिएंटेड फंड, और UTI इज यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया. सर इक्विटी ओरिएंटेड फंड क्या होता है? देखो मान लो म्यूचुअल फंड वाला क्या करता है, बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा करता है. मैं उस पैसे को अगर मेजरली इक्विटी में डाल रहा हूँ, रिलायंस, एयरटेल, इन्फोसिस, सबके इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में डाल रहा हूँ, सो दैट्स इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स. मेजरली 60% या 90% अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, डेफिनेशन है, उसमें हमने नहीं जाना. यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया. सर अभी तो आपके यूनिट्स को मतलब म्यूचुअल फंड्स को हटा दिया. हाँ जी, नीचे वाले पॉइंट में डाल दी. थर्ड इज जीरो कूपन बॉन्ड्स. ओके, मतलब बेटा ये 3 एसेट तुमको याद होने चाहिए. इन 3 एसेट का ये लॉन्ग टर्म है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है या शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है. ये 36 महीने से डिसाइड होगा, 12 महीने से डिसाइड होगा, 12 महीने से डिसाइड. In the following capital assets, 36 months will be replaced with 24 months. Oh my God. अनलिस्टेड शेयर्स. अनलिस्टेड शेयर के केस में 36 मंथ्स नहीं होता, 24 मंथ्स होता है. और दूसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि जिस घर में आप रह रहे हो, कहने का मतलब है लैंड एंड बिल्डिंग. लैंड एंड बिल्डिंग लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा, 36 महीने के बेसिस पर नहीं है, 24 महीने के बेसिस पर है. मेरा आपसे सवाल है, आपने जब भी एसेट को खरीदा होगा, हो सकता है 10-12 साल हो गए हो, अगर आप अपने उस घर को बेचते हैं, लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है? लॉन्ग टर्म है. लेकिन आपका क्राइटेरिया क्या है? 24 महीने. 36 से कंपेयर कर रहे हो, 24 महीने से. समझ रहे हो? मान लो मैंने 1.5 साल पहले एक घर खरीदा और आज मैंने उसको बेच दिया, लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म. 2.5 साल पहले खरीदा, लॉन्ग टर्म. क्लियर है जी? ये एकदम वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए. लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, if asset is not short term capital asset, it is a long term. Simple. अगर शॉर्ट टर्म नहीं है तो वो लॉन्ग टर्म. कहिए बच्चे, क्लियर है एकदम? गुड. बस बेटे, होने वाला है बेटा, जितना कराया उतना बचा है बस. छह बज गए.
मैं 6:30 तक डाला था ग्रुप में। सर उसमें आधे घंटे की पार्टी भी थी। अगर मैंने अभी नहीं बोला ना, जो चीज़ होती है ना, मतलब एक वो होता है। आपने बोला कि तो गुस्सा करेगा तो पढ़ा दिया आपने, आज नहीं आता। ठीक है, आ जाओ, आएगा समझ, मैं गारंटी दे रहा हूँ। नहीं आएगा तो मैं रिपीट कर दूंगा। सर समोसे मतलब 6 बज गए। सर गर्मी नहीं था। 6:30 बराबर समोसा खिलाओ है। 7 बजे तक पढ़ लो समोसे के लिए। उसके बाद खिला दो उसके बाद। सर दीपक आना करेगा। डांस करेगा। मैं समझा ही नहीं रहा। हाँ सर। बैठ जाओ भाई यार, अभी यार आ जाएगा समझ यार, मुझे पता है आप अच्छे बच्चे हो। कैपिटल एसेट या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होता है या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होता है। बेटे मैं ना, हाँ नहीं लंबा नहीं चलेगा, सच्ची कह रहा हूँ। अब आप शॉर्ट में समझा दोगे। नहीं शॉर्ट में नहीं सुनना। अरे एक बार सुन, मैंने कुछ बोलना ही नहीं है। अच्छा ठीक है 2 मिनट। एक सिर्फ ये वाला, मैं एक बार सुन लो, 2 मिनट तो सुन लो। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होता है, अगर उसको आप बेचोगे तो क्या आएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को बेचोगे तो क्या आएगा, आ रहा ना समझ। अगर लॉन्ग टर्म का सेक्शन बताओगे क्या था, 229 और इसका क्या है बेटा 229B। तो अगर इसका 242A है तो इसका क्या होगा, आ तो रहा है समझ, इतना आसान करा रहा हूं देखो। ठीक है पढ़ाने दो ना मुझे 10 मिनट और। संजय को बुलाओ सब। कितनी बार समोसे खाएगा यार तू। तो कुछ और मंगा लो। मोमोस मंगा दो। साथ में पढ़ा दो बड़ी तो दीपक बोल रहे हैं। क्या होगा भाई भाई का ये ले ले भाई एक मिनट बताए 2 दिन तो तेरे नहीं यार तेरा वॉइस का चाल नहीं है। मेरे को ना कुछ बोलना है, इतने दिनों बाद आया हूँ मैं, थोड़ा सा तो पढ़ाने दो ना। आज बिल्कुल नहीं पढ़ाया। दुष्यंत सर इतना ज्यादा पढ़ाते हैं, मेरे को पढ़ाने नहीं देते। हाँ समोसे की पार्टी देती है। मैं एक बात बताऊं, अभी जो बोलूंगा ना पेपर में आएगा, मैं बता रहा हूं। रहने दो रहने दो, कल नहीं है। मुझे तो पता ही नहीं था। चलो ठीक है इतना रखते हैं यार, रुक जाओ यार, मैं तुम्हारी सब बातें मान लेता हूँ यार। अगर अभी छुट्टी होगी तो सैटरडे टेस्ट है फिर। चलो इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे ठीक है। अभी भेजो ठीक है, इतना ही पढ़ाते हैं मैडम। ठीक है शिवानी जी इतना ही पढ़ाते हैं। ठीक है चलो ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बच्चों। ओके बाय बाय। बड़े दिनों बाद पढ़ाया तो मैं मजा आया। डाउट्स? नो डाउट। नो स्टडी नो डाउट्स। योर डाउट्स। सर पता है क्या, प्योर सिल्वर, वो सिल्वर के जो यूटेंसिल्स होते हैं ना सर वो मतलब ये होते हैं कैपिटल एसेट, उसमें कैपिटल गेन नहीं मिलता है। नोटिफिकेशन के थ्रू देख लेता हूँ, मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए। मुझे सर कहाँ पे कहीं लिखा हुआ दिखाइए। लिखा हुआ है, एक बार आप भी वेरीफाई कर दो। एक बार मैं देख लूँगा। सर नोट शेयर कर देना अकाउंट पे। अकाउंट्स के हाँ जी यार मंडे कर लेगा क्या मंडे बहुत लेट जाएगा और मतलब पता चला कुछ किसी वजह से दिक्कत होगी, नंबर कमाएंगे फिर लगेगा 2 दिन पढ़ के यार अब दोबारा करूँगा तो
तो आप एक बार बना दोगे ना? हाँ सैटरडे को दे देना, बस किसी को दे मत देना। हाँ वो ठीक है। ये तो सारी जजमेंट इतना ईमानदार आप भी हैं। पढ़ रहा है। तुम्हारे सीए में भी लेकर हो रहा है काम? सर ये इन्वेस्टमेंट जो है फिर ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी रिपीट है। सेम ही है, वो 13 अपना डन हो गया बस। सर वो नोट भेज दो। भेज रहा हूँ। मैं अभी अपनी वाली बुक में फिर क्वेश्चन डाल दूंगा बीच में। अबे हो जाएगा वो देखो तब देख लेना अच्छे से। देखो उसमें ना ये होता है कि आपको ना जैसे इसमें रेट तो क्वेश्चन सर बताएंगे एक क्वेश्चन बार। नहीं है बुक ये लोग। देखो इन केसेस में क्या होता है, अगर आपको ओरिजिनली क्या होता है इसमें ना लास्ट इंस्टॉलमेंट के अंदर ही क्वेश्चन नहीं है, रुको एक मिनट। एक बार अपने फोन में फाइल खोलोगे तब तक मैं नोट्स भेज देता हूँ। तो मैं भी चलूँगा। वहीं से रास्ते में बस स्टैंड जाओगे चलो। ये कौन से नोट्स थे? वहीं से निकाल रहे हो? कौन सा है? टेलीग्राम पे डाल दूँ नोट्स नहीं सर इस सर ग्रुप में? हाँ सर या तो सर उसका अलग बना दो ना ग्रुप वाला। क्यों एक ही तो बनाओ तुम्हारा। रजिस्ट्रेशन कौन सा है? स्टार्टिंग का ही है, थर्ड या फोर्थ इलस्ट्रेशन ही है।